हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर कर रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसकी यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर रखी है। टाइप ऑफ काउंसलिंग टॉपिक जो है हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर तक हमने काउंसलिंग क्या होती है और उसके साथ साथ उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसके एम, और नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक जो अप्रोच है टाइप ऑफ काउंसलिंग की वो जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। जब हमने टाइप ऑफ काउंसलिंग की बात करी थी तो हमारे पास टाइप ऑफ काउंसलिंग के अंदर जो है वो तीन टाइप्स की, तीन अप्रोचेस हैं। फर्स्ट क्या थी इसके अंदर डायरेक्टिव काउंसलिंग, सेकंड क्या था इसके अंदर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और थर्ड था इसके अंदर इलेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसे हम निर्देशन काउंसलिंग कहते हैं, जो कि विलियमसन के थ्रू जो है वो दी गई थी, उसके मेन जो है वो उसको जो है वो काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच बोला जाता है। काउंसलर सेंटर्ड अप्रोच के साथ साथ उसमें क्या एजम्पशंस होती हैं कि द क्लाइंट हैव सम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन की कमी होती है। टोटल जो है वो जो काउंसलर है उसके ऊपर जो है वो बेस्ड होती है, हर वर्किंग हर प्रोसेसिंग जो है वो उसके हाथ में होती है। उसे जो है वो इंटेलेक्चुअल बेस्ड जो है वो काउंसलिंग माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो किस चीज़ पे दिया जाता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के ऊपर, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर दिया जाता है। इमोशनल एस्पेक्ट्स का उसके अंदर कोई भी रोल जो है वो नहीं होता। आज के इस लेक्चर में जो हम काउंसलिंग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसे जो है वो गैर निर्देशक परामर्श बोला जाता है हिंदी के अंदर। गैर निर्देशन परामर्श, गैर निर्देशन जो परामर्श है, सबसे पहले इसके हम फाउंडर देखते हैं कि फाउंडर कौन थे इसके। जो हमारी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसके जो फाउंडर हैं वो हैं कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स जो हैं वो इसके क्या हैं, फाउंडर है, जिसके थ्रू जो है वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बिहाफ पर जो है वो बताया गया है। इसके साथ साथ जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसे परमिसिव काउंसलिंग भी बोला जाता है। जिस तरह से हम डायरेक्टिव काउंसलिंग को प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग बोल रहे थे, सिमिलरली जो है वो जो हमारी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसे परमिसिव काउंसलिंग का नाम भी जो है वो दिया जाता है। इसके साथ साथ जैसे हमारी जो डायरेक्टिव काउंसलिंग थी वो क्या थी, काउंसलर सेंटर्ड थी, सिमिलरली ये जो है दैट इज क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। ये पूरी की पूरी आपकी क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है, क्लाइंट के ऊपर टोटली जो है वो बेस्ड है इसके अंदर। इसके साथ साथ जहां उसमें हमने देखा था कि उसके अंदर हमारे पास क्या थे, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज्यादा जो है स्ट्रेस दिया जा रहा था, तो इसके अंदर आप क्या देखोगे जो प्रोबेबल वर्क है वो किसके बिहाफ पे होता है, इमोशनल एस्पेक्ट्स के बिहाफ पे होता है। स्ट्रेस ऑन इमोशनल एस्पेक्ट्स। इसके साथ साथ क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच के साथ साथ इसमें हम क्या देखते हैं, जब मेथोडोलॉजी की इसके अंदर बात आती है कि क्या मेथोडोलॉजी जो है वो अपनाई जानी चाहिए काउंसलिंग के बिहाफ पे, तो हम कहेंगे इसके अंदर जो मेथोडोलॉजी है वो सिचुएशन बेस्ड मेथोडोलॉजी हम कह सकते हैं, यानी कि दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, किसी भी एक मेथोडोलॉजी के बिहाफ पर, किसी भी एक मेथड के बिहाफ पे जो हमारी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो जो है बाउंड नहीं होता। इसके अंदर मोस्टली जो हम कहें सिग्निफिकेंट जो रोल इसके अंदर प्ले किया जाता है वो क्लाइंट के थ्रू जो है वो किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो किसको दिया जाता है, जो एप्लीकेंट है, जो हमारा हम कहें कि काउंसली है उसके बिहाफ पर होता है। उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं या उसका फियर फैक्टर्स है, उन सभी को जो है वो मेजर एस्पेक्ट्स मानते हुए इसके अंदर जो है वो काउंसलिंग करी जाती है। मेन वर्किंग जो है वो किसकी रहती है इसके अंदर, पूरी की पूरी जो है हम देखें कि क्लाइंट की काउंसलिंग की रहती है। इसके साथ साथ जो है इसे एक फ्रेंडली अप्रोच भी माना जाता है, फ्रेंडली अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एक काउंसलर के बीच में और काउंसली के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एक रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉर्डिनल होता है, घनिष्ठ संबंध जो है इसके बिहाफ पर बोला जाता है। अब हम इसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के।
जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आता है क्लाइंट सेंटर्ड रिलेशन। ये इसका क्या है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लाइंट सेंटर रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जब एक काउंसलर जो है, हम ये कहें कि उसके साथ जब कोई भी बातचीत कर रहा है तो उसका मेन फोकस जो है वो कौन होना चाहिए, काउंसलर का। क्लाइंट जो है इसके अंदर मेन फोकस होना चाहिए और उसके साथ साथ द एनवायरनमेंट मेक बाय दैट पर्सन, और हम कहें कि काउंसलर के द्वारा जो एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर हमेशा जो है ये चीज ट्राई करनी चाहिए कि क्लाइंट जो है वो अपनी सेल्फ एबिलिटी के बिहाव पे उसके जो है वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एबल हो। कि जो काउंसलर है हमारा, जो काउंसली है, जो क्लाइंट है जिसकी प्रॉब्लम है, वो खुद अपने कॉन्फिडेंस के बिहाफ पर, अपनी क्षमताओं के बिहाफ पर जो है वो अपनी प्रॉब्लम के जो है वो सॉल्यूशन खुद जो है इसके अंदर क्या करे, सॉल्व करे। तो क्लाइंट सेंटर रिलेशन यानी कि उसके साथ इस तरह से जो है वो सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए कि उसको जो है वो हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसे आप खुद इस तरह से सॉल्यूशंस जो है वो करिए। नेक्स्ट आता है एम्फसाइज ऑन फील्स एंड इमोशंस। फीलिंग एंड इमोशंस। जो एक पर्टिकुलर क्लाइंट है, क्लाइंट के जो इमोशंस हैं, उसके फियर फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस दी जानी चाहिए। मतलब ये हम ये कहें कि एक जो क्लाइंट है उसको इस तरह से अपॉर्चुनिटीज जो है उसको दी जानी चाहिए, इस तरह का आप ये कह सकते हो कि हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो बनाया जाना चाहिए जिसके बिहाफ पर जो काउंसली है, जिसकी प्रॉब्लम है, वो हर तरह की अपनी प्रॉब्लम के एस्पेक्ट्स जो हैं वो काउंसलर के सामने रख पाए और इजीली जो है उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या है, सॉल्व इसके अंदर हो पाए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर परमिसिव एनवायरनमेंट। देखिए किसी भी सिचुएशन, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए एक वातावरण या एक हम कहें माहौल बनाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो उसके बिहाफ पर जब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात आती है तो उसमें जो हमें एनवायरनमेंट डेवलप करना है, एक काउंसलर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा वर्क किस चीज पे होना चाहिए कि वो परमिसिव एनवायरनमेंट जो है एस्टेब्लिश करे। परमिसिव एनवायरनमेंट का मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम टाइम जो है वो किसको दिया जाना चाहिए, क्लाइंट को दिया जाना चाहिए कि वो अपनी हर तरह के एस्पेक्ट्स, हर तरह की एबिलिटीज जो है दूसरे के सामने एक्सप्रेस करे। अगर उसे कम समय की आवश्यकता है तो उसे कम समय दिया जाना चाहिए। अगर वो ज्यादा जो है वो एक्सप्रेस करना चाहता है, ज्यादा चीजों को बताना चाहता है तो उसको मैक्सिमम टाइम भी जो है उसको दिया जाना चाहिए। मतलब द फोकस पॉइंट इज ओनली क्लाइंट इन द नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट आता है इसके अंदर साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। जो काउंसलर है वो क्लाइंट के साथ, जो उसके काउंसलिंग के साथ जो है जो मनोवैज्ञानिक सामंजस्य जो है बिठाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सामंजस्य क्या होता है कि जैसा उसका बिहेवियर है, द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट, जो बिहेवियर है, व्यवहार है क्लाइंट का, उसको उसे एडप्ट करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। किसको, क्लाइंट, काउंसलर को। काउंसलर जो है जिस भी तरह का उसका बिहेवियर है, चाहे फियर का बिहेवियर है, चाहे वो हम ये कहें एग्रेसिव बिहेवियर है, जिस तरह की भी वो हम कहें कि साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट दिखा रहा है, उस टेम्परामेंट को उसमें एडजस्ट होना है। किसको, काउंसलर को। उसे एक्वायर करना है, उसे एक्सेप्ट करना है और उसको एक्सेप्ट जब वो करेगा तभी एक जो काउंसलिंग है वो उसके सामने खुल पाएगा और अपनी प्रॉब्लम जो है वो उसके सामने क्या है, रख पाएगा। अब हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। बेसिक प्रिंसिपल जो है इसके अंदर क्या होने चाहिए, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट। मेजर एस्पेक्ट
यहाँ पर क्लाइंट है तो उसके बिहाफ पर एकीकरण का सिद्धांत जो है वो होना चाहिए। एकीकरण का मतलब उसके हर टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर तरह टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, हर तरह की जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, उनको इसके अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। उसके साथ कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। कंसर्न ऑफ टोटल पर्सनैलिटी कि काउंसलर के माइंड में क्या चीज होनी चाहिए कि जब वो एक अपने क्लाइंट की, अपने काउंसलिंग की समस्याओं को जब सॉल्व कर रहा है तो दैट पर्सन शुड टू इम्प्रूव द होल पर्सनैलिटी ऑफ द क्लाइंट। जो उसका क्लाइंट है, जिसकी प्रॉब्लम है, जो काउंसलिंग है, उसकी हर तरह की पर्सनैलिटी को जो है उसने डेवलप करना है। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस से लेकर सेल्फ टेम्परामेंट, हर चीज जो है उसकी डेवलप करना है। तो ये मेजर प्रिंसिपल इसके अंदर होना चाहिए। सेकंड वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ क्लाइंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मीन्स यहाँ देखिए हर इंडिविजुअल पर्सन एक दूसरे से अलग है। तो काउंसलर जो है वो कभी भी ये ना सोचे कि जो एक क्लाइंट की समस्या आई है या एक क्लाइंट की जिस तरह से उसने एस्पेक्ट्स जो है वो दिखाए हैं वैसे ही जो है वो दूसरा दिखाएगा। नहीं, हर कोई जो क्लाइंट है उसकी जो ओपिनियन है, उसकी जो थिंकिंग है या उसका जो बिहेवियर है वो क्या होगा, दूसरे से बिल्कुल ही अलग होगा। तो इस तरह की एडेप्टेशन जो है वो काउंसलर को अपने माइंड पर जो है इसके अंदर चलनी है। इसके अंदर अब हम देखते हैं व्हाट आर द मेजर स्टेप ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो कार्ल रॉजर्स ने दिए हैं। कौन कौन से स्टेप जो है उन्होंने बताए हैं। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के मेजर स्टेप्स जो कार्ल रॉजर्स के थ्रू दिए गए हैं, सबसे पहले आता है इसमें डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ये क्या है, इसका मेजर फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड आता है इसके अंदर क्रिएटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द क्लाइंट फॉर फ्री एक्सप्रेशंस ऑफ द इमोशंस। creating environment for the client to express feeling and emotions। ये क्या है, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप आता है इसके अंदर क्लासिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की जो हम कहें जो उसके नकारात्मक पक्ष हैं, उसका सकारात्मक पक्ष है,
उसको क्या करना, क्लासिफाई करना, उसके हर एस्पेक्ट्स को जो है वो देखना कि किस तरह से वो नकारात्मक है, किस तरह से वो सकारात्मक है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग इनसाइट ऑफ द क्लाइंट। जो क्लाइंट है उसके जो इनसाइट्स है, मतलब जो छुपे हुए गुण हैं उनको विकसित करना, और छुपे हुए गुण जब उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारे सामने होंगे तो उसके बाद आसानी से जो है उसके इनसाइट्स जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आएगा टर्मिनेटिंग काउंसलिंग सिचुएशन। ये क्या है? दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यानी कि जो समस्या की परिस्थिति है उसके बारे में क्या है, जानकारी लेना, बातचीत करनी। या मैं ये कहूं कि जो प्रॉब्लम है, एक क्लाइंट की जो समस्या है, उस समस्या के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है उसके डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्शन करी जाएगी। जो उसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बिहाफ पे एनालाइज किया जाएगा। उसकी प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली जो है वो इसके अंदर एनालाइज किया जाएगा। सेकेंड स्टेप हम ये कह रहे हैं क्रिएटिंग एनवायरनमेंट ऑफ फॉर द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस। देखिए जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसे क्या बोला गया है, इमोशनल एस्पेक्ट्स के बिहाफ पर। यहाँ पूरी की पूरी वर्किंग किसकी रहती है, एक क्लाइंट की रहती है। तो क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा समय देना, ज्यादा से ज्यादा उसको जो है वो इस तरह से एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप करना कि वो इमोशनली और अपने फीलिंग्स के बिहाफ पर जो काउंसलर है उसके साथ जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो, जिसके बिहाफ पर वो अपनी हर तरह की जो एस्पेक्ट्स हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने फियर्स को, अपने हर तरीके के बिहेवियर को जो है वो काउंसलर के सामने जो है वो दिखा सके। तो उसके लिए जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट, एक परमिसिव एनवायरनमेंट जहां ज्यादा से ज्यादा जो हम कहें कि स्ट्रेस किस पे दिया जाए, क्लाइंट के ऊपर जो है वो दिया जाए, उसके हर एस्पेक्ट्स को सुना जाए, उसको जो है वो एक कॉन्फिडेंस के अंदर लिया जाए कि ताकि वो अपनी हर तरह की प्रॉब्लम जो है वो काउंसलर के सामने जो है वो रख पाए। जब उसकी प्रॉब्लम जो है वो काउंसलर के सामने आ जाएगी कि वो अपने हर तरह के फीलिंग्स और इमोशंस को जो है वो काउंसलर के सामने जो है वो एक्सप्रेस कर देगा। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर, क्लासिफाइंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फीलिंग ऑफ द क्लाइंट। देखिए जब कोई भी क्लाइंट है अपनी समस्या को जब काउंसलर के सामने रखेगा तो उसमें आप क्या देखोगे, उसके बहुत सारे जो हैं वो क्या होंगे, नकारात्मक गुण होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, उसके सकारात्मक गुण होंगे, या बहुत सी चीजें वो क्या कर रहा होगा, सही कर रहा होगा, और बहुत सी चीजें वो क्या कर रहा होगा, गलत कर रहा होगा। तो उन दोनों एस्पेक्ट्स को क्या करना, अलग अलग करना कि क्या चीज उसके द्वारा सही करी जा रही है, क्या चीज जो है वो गलत करी जा रही है। तो उन सब चीजों को जो है वो क्लासिफाई करना, उसको डिफाइन करना, वर्गीकृत करना। फोर्थ जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप क्या है आपका, डेवलपिंग इनसाइट ऑफ द प्रॉब्लम क्लाइंट, सॉरी डेवलपिंग इनसाइट ऑफ द क्लाइंट मींस हम कहें कि जब हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह की चीजों को समझ गए हैं, उसके बाद देखिए हर कोई पर्सन के अंदर कुछ कैपेसिटीज होती हैं, कुछ पोटेंशियल्स होते हैं। तो उसकी जो छुपे हुए गुण हैं, उसके पोटेंशियल्स हैं, उसकी एबिलिटीज है, उसका इंटरेस्ट है, जो चीज वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या जो चीज जो गुण उसके अंदर अच्छे हैं, इनसाइट्स हैं यानी कि छुपे हुए हैं, उन सबको जो है वो उभारना, उनको विकसित करना। क्योंकि जब उन गुणों को उभारा जाएगा, उसके बिहाफ पर उससे जो है वो बात करी जाएगी, तो एक तो वो फीलिंगली हम कहें इमोशनली जो है वो काउंसलर के साथ स्टेबल हो पाएगा, और अपनी प्रॉब्लम को जो है वो खुद अपने बिहाफ पर जो है वो सॉल्व करने के लिए उसकी एबिलिटीज डायग्नोज हो पाएंगी, और जो है उसे समझाई जा सकेंगी कि आप इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट आता है इसके अंदर हमारा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज टर्मिनेटिंग काउंसलिंग सिचुएशन।
जब हमने उसके हर तरह के एस्पेक्ट को देख लिया कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, फिर हम क्या करेंगे, उसकी जो काउंसलिंग सिचुएशंस जो है वो बनाएंगे, उसके बिहाफ पर कौन से मेजर पॉइंट है, और उसके बाद हम ये कहें कि लुक आफ्टर, उसको कन्विंस किया जाएगा, उसको लीड किया जाएगा कि किस तरह से उसको, मैं ये कह सकती हूँ, उसको दिशा निर्देश दिया जाएगा, डायरेक्शंस दी जाएगी कि वो अपनी प्रॉब्लम को अपनी एबिलिटीज के बिहाफ पर किस तरह से क्या है सॉल्व जो है वो कर सकता है। तो ये मेजर हमारे पास क्या है, 5 स्टेप्स है कार्ल रोजर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या था हमारा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, समस्यात्मक परिस्थिति का हम ये कहें व्याख्या करना, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फॉर द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस, अपने संवेगों को हम ये कहें कि उसको प्रदर्शित करने के लिए एक सुव्यवस्थित वातावरण बनाना। थर्ड क्या है, क्लासिफाइंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फीलिंग ऑफ द क्लाइंट, जो उसके सकारात्मक और हम कहें नकारात्मक जो गुण हैं उनको जो है वो वर्गीकृत करना, डेवलपिंग इनसाइड ऑफ द क्लाइंट, छुपे हुए गुणों का विकास करना, टर्मिनेटिंग काउंसलिंग सिचुएशन, परामर्श की परिस्थितियों को जो है वो बनाना। ये क्या है हमारे पास 5 स्टेप है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसके मेजर जो हैं वो मेरिट्स क्या हैं, क्योंकि इसे क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच माना जाता है, बहुत सारे सिचुएशंस के बिहाफ पर जो है इसे यूज किया जाता है। मेरिट्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ये मेरिट्स क्या हैं, क्या चीज जो है इसके अच्छे हैं, क्या चीज इसके बुरे हैं, वो चीज हम देखते हैं। सबसे पहले आती है इसके अंदर फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रिमेन स्ट्रॉन्ग इन बोथ काउंसलर एंड काउंसलिंग। इन बोथ काउंसलर एंड काउंसलिंग, दोनों के बीच में फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो डेवलप होगा। उसके साथ साथ हम कहें कि काउंसलिंग इज फुल मूव्स फॉरवर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ परमिसिव एनवायरनमेंट जो है वो इस तरह से डेवलप किया जाता है कि जो काउंसलिंग है वो अपने बिहाफ पर इसके अंदर जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सेल्फ जो है वो क्या करे, सॉल्व करे। द सेल्फ डिपेंडेंसी टेक प्लेस। Client take place in this काउंसलिंग। इस तरह के नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंसी, एक जो क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर रहा है तो उसकी सेल्फ डिपेंडेंसी जो है इसके अंदर बनी रहती है। उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि इसके अंदर आर फुली डेवलप, जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं किसके, जो क्लाइंट के, वो फुली इसके डेवलप होता है। सबसे पहले क्या होता है, कोऑपरेशन जो है वो डेवलप होता है स्ट्रॉन्ग इन बोथ। उसके बाद क्या है, इसके अंदर जो काउंसलिंग है वो अपनी प्रॉब्लम्स के बिहाफ पर खुद जो है वो मूव करता है, अपनी प्रॉब्लम का खुद सॉल्यूशन जो है वो निकालता है। सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो फॉर्म होती है किसके बीच में, क्लाइंट के बीच में। और उसके साथ साथ जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर्ली फुली जो है वो डेवलप होते हैं किसके, जो हमारा काउंसलर क्लाइंट है उसके जो है इसके अंदर डेवलप होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि इसमें जो है वो डीमेरिट्स क्या है।
उसकी हमारे पास डीमेरिट्स जो है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है मच टाइम कंज्यूमिंग। ये जो काउंसलिंग है इसके अंदर टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें आपको सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट बनाना है और पूरी की पूरी वर्किंग जो है वो किसके हाथ में होती है? एक जो क्लाइंट है उसके हाथ में होती है। सेकेंड आता है इसके अंदर नॉट सुटेबल फॉर लेस मैच्योर काउंसलिंग। जो हमारा लेस मैच्योर काउंसलिंग है उसके बस की बात नहीं होती, वो अपनी प्रॉब्लम को जो है वो कई बार जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर हम क्या देखें कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस होती है, लैक ऑफ जो है आपका वो मैच्योरिटी लेवल जो है उसके अंदर होता है। इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे इसके अंदर काउंसलिंग की बर्डनफुल इन दिस काउंसलिंग। जो एक पर्सन अपनी समस्या को सॉल्व करने आ रहा है, ठीक है, यहां आप क्या देखोगे उसके ऊपर जो है वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बर्डन होगा, मैक्सिमम वर्क उसको करना होगा। तो कई बार जो है वो अपने आप को जो है वो क्या फील करता है, मोर बर्डनफुल जो है इसके अंदर फील करता है। तो ये क्या होती है डीमैरिट्स। कई बार वो जो है सिचुएशंस के अंदर जो है वो अपने आप को मोल्ड जो है वो नहीं कर पाता। तो डीमैरिट्स मच टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर रहा है, तो उसके बिहाफ पर उसे जब सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो टाइम जो है इसके अंदर ज्यादा ले जाता है। नॉट सुटेबल फॉर लेस मैच्योर काउंसलिंग, जो हम कहें कि जिसके पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस होता है, लैक ऑफ मैच्योरिटी लेवल है, तो वहां पर जो है उनके बिहाफ पर ये काउंसलिंग जो है या ये काउंसलिंग जो है वो सुटेबल नहीं होती। सिमिलरली काउंसलिंग जो है वो फील बर्डनफुल, कि यहाँ आप क्या देखोगे कि काउंसलिंग जो है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बर्डन होगा अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपनी प्रॉब्लम को खुद कैपेसिटी के बिहाफ पर जो है वो सॉल्व करने का, तो उसके बिहाफ पर उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा बर्डन जो है इसके अंदर दिखेगा। तो हमने क्या डिस्कस किया आज? हमने इस लेक्चर के अंदर नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो डिस्कस करी है। कार्ल रोजर्स के थ्रू जो है ये काउंसलिंग दी गई, इसे परमिसिव काउंसलिंग भी कहते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग बोला जाता है। नो मैथोलॉजी, इसके अंदर जो मैथोलॉजी, कोई भी मैथोलॉजी नहीं होती, दैट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। उसके बाद हमने इसके स्टेप्स देखे, इसके प्रिंसिपल्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखी। जो नेक्स्ट हमारी काउंसलिंग है, नेक्स्ट जो टाइप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।